नमस्कार, हरकारा डीप डाइव में आपका स्वागत है। मैं हूँ नीतीश त्यागी और आज हम लोग जो हम पहले कर रहे थे प्रोसेस एज़ पनिशमेंट की प्रक्रिया ही जहाँ सज़ा है, उसी सिलसिले में आज हम ले चलेंगे आपको असम की तरफ, जहाँ पर लगातार बहुत सारे मुसलमानों के साथ जो वहाँ के मियाँ मुसलमान कहे जाते हैं, पर वो हैं बंगाली भाषी वहाँ के जो मुस्लिम हैं, उनको लगातार बार-बार बाहरी और विदेशी बता के उनको वहाँ से खदेड़ने की, उनको अप्रूव करने की, उनको उजाड़ने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। इसी इसी इतवार को वहाँ पर 350 मुस्लिम परिवारों को एक गोलाघाट जगह है, वहाँ से खाली करने के लिए कहा गया और इससे पहले वहाँ पे जो एनआरसी में जो कहा गया था कि तो करीब-करीब उसमें 19 लाख मुस्लिम थे जिनको कहा गया था कि ये यहाँ पर हैं और बहुत सारे एविक्शंस हुए हैं, बहुत सारे लोगों को बेघर किया गया है। उसमें 3500 से ज़्यादा परिवार बताए जाते हैं 2025 तक और कई जगह जो 300 लखीमपुर में और 1300 परिवार दरांग क्षेत्र में बताए जाते हैं। वहाँ पर डिटेंशन कैंप्स हैं जहाँ पर उनको नज़रबंद या एक तरह से कैद में रखा जा रहा है और उसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पर उनके साथ गलती उनकी पहचान गलत होने के कारण वो वहाँ पे बंद रहे और उसके लिए वहाँ पर उनको बहुत अदालत जाना पड़ा और बहुत सारी परेशानियाँ उठानी पड़ी। तो मेरे साथ हैं अमन वदूद जो वहाँ के एक युवा और बहुत नौजवान और मानवाधिकार के लिए लड़ने वाले और काफ़ी लंबे समय से वो लड़ रहे हैं इस पूरे लोगों को की तरफदारी अदालत में करने के लिए और बाकी मंचों पर करने के लिए। तो अमन बहुत शुक्रिया आपका इसमें शामिल होने के लिए। पर पहले हम लोग इस हिंदी भाषी लोगों के लिए जहाँ जिनसे हम ज़्यादातर ये बात करते हैं, जिनके लिए प्लेटफ़ॉर्म बनाया है, हम लोग ज़्यादातर अपनी ही शोर में और उसमें फँसे रहते हैं, तो ये लोग देख नहीं पाते कि एक एक पूर्वोत्तर जो है वो वहाँ पर के चल क्या रहा है और उसके बाकी मतलब क्या हैं? क्योंकि अब जब बिहार में एसआईआर हो रहा है, तो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि असम में जो कुछ हुआ, क्या वैसा ही कुछ बिहार में भी हो सकता है? देखिए, आप एसआईआर की आपने बात की है और अब अगर एसआईआर में देखेंगे तो जो नोटिफिकेशन है, तो उस नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि जिनका थोड़ा डाउटफुल रहेगा, जिन लोगों का कागजात डाउटफुल रहेगा, उनका सिटीजनशिप एक्ट के थ्रू उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो होगा। आई प्रिज्यूम कि जो असम में हुआ था शायद वही हो या बिहार में, बट यू नेवर नो। अगले कुछ समय में, कुछ महीने में पता चलेगा। बट ये जानना जरूरी है कि असम में क्या हुआ था। देखिए, द सिमिलर जो जो वोटर रिव्यू स्क्रूटनी 1997 में एक बार हुआ था। तब वो एक्चुअली एसआईआर नहीं था, बट स्क्रूटनाइजेशन ऑफ वोटर लिस्ट हुआ था, बट ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोसेस। तब 3.37 लाख पीपल, उनको रैंडमली वोटर लिस्ट के सामने डी डी मार्क किया था, मतलब डाउटफुल वोटर। डाउटफुल वोटर मतलब आप वोट नहीं दे सकते हो। डाउटफुल वोटर मतलब आपका केस भेजा जाएगा फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में, जहाँ पे आपका नागरिकता के ऊपर आपका केस चलेगा, आपका एडजुडिकेट होगा। नागरिकता आप भारतीय है या भारतीय नहीं है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगा। तो उसमें से एटलीस्ट 45 और 40% पीपल हैव बीन डिक्लेयर्ड एज एन इंडियन। बाकी लोग उसमें फॉरेनर हेल किया गया, और जो लोग फॉरेनर हुआ है, जिनका सिटीजनशिप नागरिकता चला गया है, वो भी क्लेम करता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। उनमें से कई सारा केस जो मैं कर रहा हूँ, और मैं एटलीस्ट बिलीव करता हूँ कि ये फॉरेनर्स नहीं है, बांग्लादेशी नहीं है, ये हिंदुस्तानी है। और ये जो डी वोटर लिस्ट के सामने, नाम के सामने जो डी लगाने का जो प्रक्रिया था, ये बिल्कुल रैंडम था। इसमें कोई ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया। किसी के पास भी इन्होंने नहीं गया, इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल अपने ऑफिस में बैठ के इन्होंने रैंडमली लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज किया, उनके नाम के सामने डी लगा दिया, और उनका वोट देने का जो अधिकार है वो लेके चला गया। और जैसे मैंने कहा कि अगले कुछ सालों में उनका, कई लोगों का नागरिकता भी चला गया है। और ये प्रोसेस इतना रैंडम था कि उनका कोई बैकएंड जो
बैकएंड जो कागज था, जो एक्चुअली कागज बनाना पड़ता है, उसमें से कोई उनका कागज था नहीं, बैकएंड कागज। तो अंडर दैट सर्कमस्टेंसेस 90 एटलीस्ट अराउंड 90,000 लोग, कोई ऐसा कोई आंकड़ा तो नहीं है, बट ऐसा सुना जाता है कि ऑलमोस्ट 90,000 लोगों को अभी तक कोई नोटिस नहीं गया, कुछ नहीं गया, डिसइनफ्रेंचाइज हो गया, बट उनका कोई बैकएंड कागज नहीं है। तो ये प्रोसेस इतना रैंडम था। जब बिहार में ये सब हो रहा था तो मुझे बिल्कुल जो सिमिलरिटीज है जो असम में हुआ था, मुझे वही दिखा। अब कल मैं एक टीवी शो में था यहाँ पे, जो असमीज टीवी शो है, वहाँ पे हम लोग किसी के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि कई सारा पेपर्स है जो ये रिपोर्ट कर रहा है कि ये असम में भी होगा, और शायद होगा, क्योंकि जो बिहार का जो एसआईआर का जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखा भी है कि ये नेशनल वाइड एक्सरसाइज होगा। शुरुआत बिहार से हो रहा है, बाकी जगह में भी होगा। और कुछ शब्द मैं बिहार के बारे में बोलना चाहूंगा जो एसआईआर है। देखिए, हमेशा से ही जो चुनाव आयोग का जो एटीट्यूड रहा है वो इंक्लूशनरी रहा है। कैसे लोगों को वोटर का राइट्स दिया जाए, कैसे वोटर लिस्ट में उनको शामिल करना है, उनको शामिल करें अपने उसमें। इसमें से कई मैनुअल है जो कि होमलेस लोगों के बारे में बात करता है। तो लोगों को ढूंढ ढूंढ के वोट दिलाने का जो एक प्रक्रिया है वो इनका एटीट्यूड था। और आपको समझना पड़ेगा कि ये एटीट्यूड आया कहाँ से। देखिए, जो ब्रिटिश का जो शासन रहा है, तो ब्रिटिश शासन काल में ऑफ कोर्स हमारा तो वोटिंग राइट्स था नहीं, तो ये हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारा फ्रीडम फाइटर्स, हम लोगों का फाउंडिंग फादर्स थे, उनका इंडियन नेशनल कांग्रेस में उनका ये हमेशा से ही जो है एक डिमांड रहा है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सबको दिया जाए। आप नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, जो मोतीलाल नेहरू जी चेयरमैन थे 1928 में, उस रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, वहां पे भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का डिमांड रहा है। तो ब्रिटिश से हमने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स जो हिंदुस्तानी होने के नाते, जो हमारे फ्रीडम के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद जो हमको मिला है, सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल राइट जो है वो राइट टू वोट। अब एकदम सिरे से वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो ले जाने की कोशिश कर रहा है। और अंग्रेज के जाने के बाद चुनाव आयोग का भी गठन हुआ, जिस संविधान से 324 जो आर्टिकल 324 है, जिससे अथॉरिटी दिया जाता है, और 326 में जो वोटिंग राइट्स है, तो जो एक इंस्टीट्यूशन बिठाया गया था संविधान के द्वारा, वही इंस्टीट्यूशन जो वोटिंग राइट्स है लोगों का वो ले जाने की, जो संविधान में वोटिंग राइट्स था वो ले जाने की कोशिश की। तो संविधान से ही संविधान को खत्म करने की एक कोशिश है। जो ओनस है, जैसे मैंने कहा कि इंक्लूशनरी एटीट्यूड था, तो ओनस हमेशा से उनके ऊपर रहा है, इलेक्शन के चुनाव आयोग के ऊपर। इस बार ओनस वोटर के ऊपर है। अब ये जो ओनस है, ये फॉरेनर्स एक्ट में जब आपको नागरिकता प्रमाण करने को कहा जाता है, सेक्शन 9 में, द बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है। और ये जो पूरा एक्सरसाइज है, ये पूरा एक्सरसाइज, ये वोटर रजिस्ट्रेशन का एक्सरसाइज नहीं है, ये रिव्यू का एक्सरसाइज नहीं है, ये एक डी नोवो प्रोसेस है। ये फिर से लिखा जा रहा है, वोटर लिस्ट को फिर से लिखा जा रहा है एकदम नए तरीके से। और आपके नाम वोटर लिस्ट में तब आएगा जब आप अपने नागरिकता प्रमाण कर पाएंगे। कट ऑफ डेट 2003 इन्होंने रखा है कि 8 करोड़ आई थिंक कुछ वोटर्स है बिहार में, 3 करोड़ कुछ वोटर्स 2003 के वोटर लिस्ट में थे, तो उनका नाम आएगा। और बाकी इट्स ए प्रोसेस ऑफ प्रूविंग और सिटीजनशिप। तो इन्होंने वो सेक्शन 9 का जो प्रिंसिपल है, द ओनस, जो शिफ्ट किया, वो वोटर्स के ऊपर शिफ्ट किया कि आप नागरिकता प्रमाण कीजिए। और एक प्रिजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप हुआ करता था, यहाँ पे है तो भारत का ही नागरिक होगा। अभी ये जो प्रिजम्पशन है, नॉन प्रिजम्पशन हो गया, प्रिजम्पशन ऑफ नॉन सिटीजनशिप, प्रिजम्पशन ऑफ नॉन सिटीजनशिप हो गया कि नहीं, आप तो नागरिक है नहीं, आपको पहले प्रमाण करना पड़ेगा तभी आप वोट दे पाएंगे।
तो ये एकदम पैराडाइम। आप कटघरे में हैं। हर व्यक्ति जो अपनी नागरिकता को लेकर एक तरह से कटघरे में है कि आप साबित करिए कि आप पहले पहले आपके कागज हैं, आप भारतीय, और वो कागज भी खास कागज, वो भी हर कागज नहीं जो बाकी जगह जिसके आधार पर मैं बैंक पे लोन ले सकता हूँ, या मैं सरकार में बाकी जिससे मैं अपने टिकट बुक कराता हूँ, एयरपोर्ट पे जा सकता हूँ, पर वो सारी चीजें आप उसको अनुमति नहीं दे रहे थे उसको। देखिए देखिए, अमेरिका में जो 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 ब्लैक्स थे, उनका वोटिंग राइट्स तो था, लेकिन वो कुछ क्वालिफिकेशन थे कि आप इतने पढ़े लिखे होंगे तभी आप वोट दे पाएंगे। और हिस्टोरिकली ब्लैक्स में वो स्लेवरी था, उसके बाद उनके क्वालिफिकेशन ज़्यादा थे नहीं। तो अभी आप देखेंगे ये जो पूरे लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की, उसमें एक मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट भी है। तो सिमिलरिटीज देख लीजिए आप कि किस तरीके से लोगों को जो वोट देने का जो अधिकार है वो छीनने की कोशिश किया जा रहा है। तो ये बहुत डेंजरस है कि आप हमेशा सस्पेक्टेड है, आप हमेशा आपके ऊपर एक एक डाउट है। तो देखिए, ये हमारा जो फाउंडिंग फादर्स थे उनका ये गोल नहीं था कि आप हमेशा वोट देने के लिए आपका नागरिकता आपको प्रमाण करना पड़ेगा। आपको एक कुछ तो डेटाबेस चाहिए कि यहाँ पे बहुत फॉरेनर्स है, फलाना एंड ऑल, कुछ तो आपको डेटा, कुछ नहीं है। तो कैसे आप ऐसे कह सकते कि नहीं, आप पहले नागरिकता प्रमाण करो, उसके बाद ही जो है आपका आपका वोट देने का अधिकार आपको मिलेगा। तो जिस जिस जो इतना डिकेड्स हमारे स्वतंत्र सेनानी, हमारे फाउंडिंग फादर्स और बहुत लोगों ने अपने खून दिया है, अपने जान दिया है, जो ब्रिटिश से, जो हुकूमत से, जो देश को फ्रीडम दिलाया था, उसमें ये लोग बिल्कुल अंडू करने की एक कोशिश है कि आप रहेंगे, आपको पहले एक कुछ प्रमाण करना पड़ेगा, तभी आपको ये राइट मिलेगा। दिस शुड नॉट हैव डन in this manner. This is betraying the dreams of our founding fathers. जी। तो जो असम में हो रहा है अमन, ये पूरा जो, और ये कई सालों से चल रहा है, और खासतौर पर जब हेमंता बिस्वा शर्मा जब से आए तब से चल रहा है कि वहाँ पे लगातार मुसलमानों को निशाने पर रखा जा रहा है, और वो मतलब बांग्लादेशी कहना, फिर बंगाली बोलना, फिर उसके बाद बाकी चीज़ों में भी एक बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड राज्य और वहाँ की पॉलिटिक्स हो चुकी है, और उसका बार-बार उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। कई बार हिंसा भी, कई बार सरकारी प्रशासन का मशीनरी का इस्तेमाल उनके खिलाफ, और बार-बार उनको एक तरह से कि एक उन चीज़ों की सज़ा दी जा रही है जिसका गुनाह उन्होंने किया नहीं। इसके बारे में आप कैसे पैराफ्रेज़ करेंगे या कैसे बताएँगे किसी हिंदी भाषी व्यक्ति को? देखिए, एक नैरेटिव इन्होंने बना दिया है कि असम में जो है बहुत सारे, आई मीन मिलियंस ऑफ बांग्लादेशीज, ये नैरेटिव इन्होंने बनाया है ओवर द इयर्स। दुख की बात है कि जो जो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स है, इसको आई थिंक इस नैरेटिव को तोड़ने की बहुत बहुत ज़रूरत था, वो तोड़ नहीं पाए। ये फेक नैरेटिव है, एक मिथ है। आपको थोड़ा सा I will take you back to 2-3 minutes of history. असम, अब जो असम है, जो हिंदुस्तान में जो बॉर्डर्स, हिंदुस्तान का जो बॉर्डर है बांग्लादेश से, तो यहाँ से ढाका ज़्यादा दूर नहीं है। आई थिंक 700-800 किलोमीटर दूर होगा। कलकत्ता हमसे ज़्यादा दूर है, आई थिंक 1200 किलोमीटर है। तो ये बीच में पड़ता है। अभी हमको घूम के जाना पड़ता है, इसलिए 1200 नहीं तो बहुत पास में होता। असम के जो कई सारे जो बड़े बड़े हस्ती रहे, वो ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, और कोई नेचुरल बॉर्डर नहीं था, तो बॉर्डर खींचा गया 1947 में। सो जो माइग्रेशन जो है, ये काफ़ी सारे लोग, जो अब का जो बांग्लादेश है, वहाँ से काफ़ी सारे लोग आज का जो असम है वहाँ पे आए थे, और ये बहुत पहले शुरू हुआ था ये प्रोसेस, क्योंकि बॉम्बे के लोग या दिल्ली, बिहार के लोग दिल्ली जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं,
आजकल तो ट्रेन हो गया, तभी भी ट्रेन थे 1905 में। कुछ लोग, कई लोग ट्रेन से आए थे, बट उससे पहले भी बहुत सारे जो 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 मोड ऑफ कम्युनिकेशन था वो ब्रह्मपुत्र था। तो नदी से आए, और ज्यादा नहीं, जैसे मेरे परदादा दादा के जो पिताजी थे वो डायरेक्ट, तो उनका साल तो हमें पता नहीं है, बस 1870s और 1880s के बीच में वो आपका जो पबना है बांग्लादेश में, वहां से धुबरी आए थे, प्रोबेबली सम अराउंड 300 किलोमीटर्स नदी से गुजर के आए थे। उसके बाद वो नदी में चला गया धुबरी में। तो अभी जो हमारा घर है एयरपोर्ट से 50 किलोमीटर दूर, वो अराउंड 1900 में वहां आके बसे थे। 120 साल से हमारा घर वहीं पे है। तो ये बिल्कुल ये उस समय की बात है जब गांधी जी का जन्म हुआ था। प्रोबेबली नेहरू जी का भी जन्म, नेहरू जी का व्हाट 1989 मौलाना आजाद का भी वही, आई थिंक अराउंड दोज इयर्स। सो तब से प्रोबेबली उससे पहले से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे परदादा सबसे पहले आए थे, उनसे पहले भी कई लोग, बहुत सारे लोग आए थे। 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ, और 7 साल तक जो असम का जो कैपिटल था, असम, ईस्ट बंगाल के जो ब्रिटिश शासक जो रीजन थे उसमें थे, और इसका हमारा कैपिटल भी ढाका था। उसके बाद फिर से एक असम एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना, बट 7 साल तक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ईस्ट बंगाल की यूनिट में थे। तो ये कोई एलियन लैंड या फॉरेन लैंड नहीं है, मतलब एक ही रीजन हुआ करते थे। 1905 से जो ब्रिटिश का जो एडमिनिस्ट्रेटर था, उन्होंने काफी प्रमोट किया कि वहां से लोग यहाँ आए, क्योंकि वो एक ईस्ट बंगाल एक एग्रेरियन एक जगह था जहाँ पे जमींदारी सिस्टम काफी थे। लोग बहुत मेहनती थे जो काम करते थे, उनके पास जमीन नहीं थे। यहाँ पे काफी वर्स्ट लैंड, वेस्ट लैंड थे। तो कुछ ऐसे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स के ऑफिसर्स का कुछ चिट्ठी भी है जिसमें कहा जाता है कि वी नीड टू ग्रो मोर फूड, नहीं तो फेमिन हो जाएगा। तो उसी गोल को सामने रख के उसको ग्रो मोर फूड कहा जाता है। उस पॉलिसी में काफी लोगों को यहाँ पे लाया, काफी जो रिजर्व एरिया थे उनको खोला गया, और 5 रुपया करके टिकट था ट्रेन का, पूरा फैमिली आ सकता था। तो काफी माइग्रेशन हुआ 1905 से 1930 का जो सेंसस कमिश्नर है CS मुलान, तो उनका ये रिपोर्ट है कि अराउंड 500,000 लोग कुछ सालों में आए थे। एक राधा कमल मुखर्जी करके एक अग्रेरियन हिस्टोरियन है, उनका एक किताब है मशहूर, अब तो मेरा याद नहीं आ रहा है। उस किताब में उन्होंने लिखा कि अराउंड मिलियन पीपल, 10 लाख बंगाली पीजेंट्स, बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, और मोस्टली मुस्लिम्स असम में आए। और वही तक खत्म नहीं हुआ, 1947 तक काफी माइग्रेशन हुआ। और एक 1951 का जो सेंसस है, उस सेंसस के हिसाब से असम का मुस्लिम पॉपुलेशन 24% से थोड़ा ज्यादा था, 24 और ये वो असम है जहाँ पे मेघालय हुआ करता था, ये नागालैंड था, अरुणाचल था, मिजोरम था। तो ये वो कंसोलिडेटेड असम का जो परसेंटेज है मुस्लिम पॉपुलेशन, तो ये सब जो राज्य अलग हो गया उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ही कम है। तो गौरतलब है कि परसेंटेज बढ़ेगा, इसमें भी कोई डाउट, हेलो, हाँ, मैं सुन रहा हूँ। इसमें भी कोई डाउट नहीं कि ज्यादातर लोग बहुत गरीब थे, लिटरेसी रेट बहुत कम था। तो जो TFR रेट जो है, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो काफी बहुत ज्यादा थे। आई मीन 2005 का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा उठा के देख लीजिए, वो हिंदू से काफी ज्यादा मुसलमान का TFR रेट है। लेकिन अभी आप लेटेस्ट वाला देखिएगा, बहुत ज्यादा कम हुआ है। जैसे जैसे लिटरेसी रेट बढ़ा है, जैसे जैसे थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है, तो मुसलमान का जो TFR रेट है वो बहुत कम हो गया। तब के जमाने में बहुत ज्यादा हुआ करते थे। तो मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये जो है ये हिस्ट्री रहा है। लेकिन पार्टीशन के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद, जो लोग उस समय में जो आए थे, मैंने आपको बताया कि कितने अरसे पहले से यहाँ पे सेटल हुआ है, उनको शक के नज़र से देखना शुरू हुआ।
उसके बाद जो 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 बांग्लादेश का जो लिबरेशन मूवमेंट था, जो राजाकार थे, जो वेस्ट पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का जो मिलिट्री शासन था, वो बंगालीज के ऊपर काफी ज्यादा उन्होंने हैरेसमेंट किया, टॉर्चर किया, बहुत लोग मरे, रेप्स, मर्डर्स, ये बहुत एक नॉर्मल सा चीज हुआ करता था। आई थिंक इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, कितने 30 लाख कितने लोग कहते हैं वो लोग कि मारे गए थे। थोड़ा आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, मुझे इतना जी बांग्लादेश जी। की हिस्ट्री के बारे में पता नहीं है, बट काफी जो है कैजुअलिटी हुए थे, मतलब लाखों लोगों को मारा था। तो उसमें से तब के टाइम में बहुत जो है, इट्स क्वाइट ऑब्वियस रीजन कि जब ये सब कभी भी कंफ्लिक्ट जोन होते हैं, माइनॉरिटीज के ऊपर ज्यादा अत्याचार होता है, क्योंकि वो जस्टिफाई करने में जो प्रोसिक्यूटर होता है उनको शायद आसानी होता है, और भी कोई रीजन होगा। इतिहासकार इसको आपको ज्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे कि माइनॉरिटीज के ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार क्यों होता है कॉन्फ्लिक्ट जोन में। तो बहुत सारे बंगाली हिंदूज परसिक्यूशन के लिए, रिलीजियस परसिक्यूशन के लिए बंगाल आए और असम आए। असम में काफी लोग आए थे तब के टाइम में। इंदिरा गांधी जी ने बहुत लोगों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया, रिफ्यूजी सर्टिफिकेट दिया, उनको सेटल कराया। तो फिर से जो एक बंगालीज का जो पॉपुलेशन बढ़ता चला गया, उससे भी लोग काफी अलर्ट हुए। बट क्योंकि मैं सिटीजनशिप केसेस बहुत करता हूं, मैंने नहीं देखा कि जिनको एक्चुअली फॉरेनर्स कहा जाता है या अलेज किया जाता है, एक्यूज किया जाता है, जिनको, जैसे मैंने आपको डी वोटर के बारे में बताया, और भी कैटेगरीज ऑफ केसेस है जिनका नागरिकता प्रमाण करने के लिए उनको कहा जाता है, मैंने नहीं देखा कि वो लोग बांग्लादेशी है। तो क्योंकि मैं इसी कम्युनिटी से हूँ, मैंने अपनी आंखों से मैंने नहीं देखा बांग्लादेशी को। अगर है तो सरकार को उनको ढूंढ के निकलना चाहिए, मैंने नहीं देखा है। जो बंगाली मुसलमान जो थे, स्लोली स्टीडली इनको एक नया आइडेंटिटी हुआ, इनको मियाँ मुसलमान कहा जाता है, लेकिन गिव अप देयर ओन मदर टंग। घर में भी जो है बहुत सारे लोग बंगाली बोलते हैं, बट स्कूल असमीज स्कूल में जाते हैं। आपको जहां पे भी मुसलमान, बंगाली मुसलमान आपको मिलेंगे, मियाँ मुसलमान आपको मिलेंगे, वहां पे आपको असमीज मीडियम स्कूल ही मिलेगा। 1898 में जो पहला ये बंगाली मुसलमान है, बंगाली मुसलमान के द्वारा उस्मान अली सौदागर उनका नाम थे, मोइराबाड़ी में उन्होंने असमीज स्कूल उन्होंने एस्टेब्लिश किया। और 2-3 साल बाद एक आली टांगोनी करके जगह है नौगांव में, वहाँ पे और एक पहले हुसैन अली सरकार थे, उसके बाद उस्मान अली सौदागर। तो तब से ये असमीज स्कूल एस्टेब्लिश होना शुरू। 1898 के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, 1902 के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो धीरे धीरे ये जो एक्सेप्टेबिलिटी है असमीज लैंग्वेज के, ये जो बंगाली मुसलमान है उनको ये लगा कि ये हमारा देश है, हम यहीं पे रहेंगे, तो हमें असमीज भाषा को अपनाना चाहिए। जब असमीज लैंग्वेज बिल पास हुआ, तो बराक वैली का जो बंगालीज थे, हिंदू या मुसलमान, वो ज्यादातर बंगाली लैंग्वेज को सपोर्ट किया। बट एक मतलब मजूमदार करके एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने असमीज लैंग्वेज को सपोर्ट किया। और जो लोअर असम के, जहाँ पे ज्यादातर बंगाली मुस्लिम, ये जो बहुत अरसे पहले से माइग्रेट किया हुआ था या लोकेशन को शिफ्ट किया, तो उन्होंने सारे एकदम असमीज लैंग्वेज को सपोर्ट किया। कई सारे लोग असमीज जो भाषा, जो लैंग्वेज मूवमेंट था, उसमें से हमारे बंगाली मुसलमान वो शहीद हुए। तो लैंग्वेज के ऊपर जो प्रेम है, जो प्यार है, वो अनअडल्ट्रेटेड है। अभी भी आप जाएंगे जहाँ पे ज्यादातर बंगाली मुसलमान आपको मियाँ मुसलमान आपको मिलेंगे, तो जितने भी सभा समिति होते हैं, वो ज्यादातर क्या, हर सभा समिति आपको असमीज में ही आपको मिलेंगे। स्कूल में, कॉलेज में, वो सब असमीज ही पढ़ा जाता है। तो जो एसिमिलेशन प्रोसेस है, एसिमिलेशन प्रोसेस, ऐसा बहुत कम कम्युनिटी है जो इस तरीके से एसिमुलेट कर पाता है। फिर क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ज्यादातर लोग नदी से आए थे,
तो नदी के आसपास जो फर्टाइल लैंड हुआ करता था, एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड के बिलोंग करते थे, तो नदी के आसपास वो सेटल होते चले गए। मेरा भी परदादा के जो घर वो 2 बार नदी में चला गया। अभी जहाँ पे है हम लोग काफी नदी से दूर है, 5-6 किलोमीटर दूर है, बट 2-2 बार हमारा घर नदी में चला गया 100 साल से पहले। तो जब अब ये असम गवर्नमेंट का डेटा है, आप 2019 का जो लैंड पॉलिसी है, उस डेटा में आप देख लीजिए कि 7,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड 1950 से अब तक वो नदी में चला गया। 7,000 स्क्वायर किलोमीटर, which would be around what 7-8% of the Assam's land. I think गोवा जो राज्य है उससे भी थोड़ा बड़ा होगा। तो ये जो ज्यादातर लोग है, काफी जो लोग है वो मुसलमान है, बंगाली मुसलमान है। तो अब जाएंगे कहाँ? तो जहाँ पे जगह मिलता है वहां पे जाके बैठ जाता है। कोई सरकारी जमीन है वहां पे उस जमीन में जाके बैठ जाता है। बहुत लोग तब के टाइम में आपका जो दरंग डिस्ट्रिक्ट है वहां पे जाके बैठा था, बहुत सारे ग्रेजिंग लैंड था। तो एक बाई इलेक्शन हुआ था तब, आई थिंक मंगलदोई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो तब पुलिस ने बोला कि यहाँ पे 40,000 आई थिंक 40,000 ज्यादा वोटर्स है। तो वोटर्स वो तो बाहर से तो नहीं आए थे, ये बरपेटा और कामरूप डिस्ट्रिक्ट से लोग जाके वहां पे सेटल हुआ था। लेकिन उनको इस तरीके से कलर किया कि ये बांग्लादेशी है। सो दैट बिकम द रीजन फॉर द असम मूवमेंट, जो एंटी फॉरेनर्स मूवमेंट जो था। नेली में जो अब शायद बहुत सारे आपका जो मैसेकर वो आई थिंक ऑफिशियल फिगर तो 1800 के आसपास है, 3,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और इस प्रकार का वो मैसेकर हुआ था कि प्रवीण तोगाड़िया जब असम आते हैं तो वो ग्लोट करते, वो बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि उनका 3,000 मरे और हमारे खरोच भी नहीं आए, ऐसा बोलते हैं वो। मेरी भाषा नहीं है, ये प्रवीण तोगाड़िया का भाषा है। और सिर्फ ये एक नहीं था, बहुत सारे जगह में इस तरीके से वो हुआ था। फिर असम अकॉर्ड आया 1985 में, तो तब बोला गया, तो असम अकॉर्ड के अकॉर्डिंग टू असम अकॉर्ड 25 मार्च 1971 यहाँ का सिटीजनशिप कट ऑफ डेट हो गया कि उससे पहले जो आए उनको वो 1966 टू 24 मार्च 1971 तक अगर इनमें से कोई लोग आता है तो उनको 10 साल के लिए उनका वोटर राइट चला जाएगा, फिर दे विल बी ट्रीटेड एज रेगुलर वोटर्स। और उससे पहले जो आए थे वो इंडियंस हैं, बाद में जो आए वो फॉरेनर्स हैं। तो इस चलते जो है बहुत सारे लोगों को अपना नागरिकता प्रमाण करना पड़ा। जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत सारे केसेस मैंने क्या है, मुझे अब तक नहीं मिला है। मैं कोई भी जो मूवमेंट होता है आई थिंक रिस्पेक्टफुली उसमें डिसएग्री करना बहुत जरूरी है। मैं बहुत रिस्पेक्टफुल डिसएग्री करता हूँ। जो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे मिलियंस ऑफ फॉरेनर्स हैं, मैं मतलब बहुत रिस्पेक्टफुली और बहुत कड़े शब्दों में, with all responsibility, with all conviction, मेरा ये मानना है इतना साल काम करने के बाद कि ये जो नैरेटिव है ये झूठ है, ये फेक नैरेटिव है, एक प्रोपागंडा है। और इसका जो जीता जागता जो आपका सबूत है वो एनआरसी है कि इतना साल आप लोगों ने बोला है कि मिलियंस ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स, कोई 70 लाख बोलता, 80 लाख बोलता है। और एक प्रोसेस जो कि यहाँ पे सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी सरकार था, सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रोसेस को मॉनिटर किया और उसमें 5 साल के बाद आपको 19 लाख लोग मिले। लेकिन वो 19 लाख लोग फॉरेनर्स नहीं है, वो लिस्ट से बाहर है। ज्यादातर जो लिस्ट से बाहर है उनका घर के लोग, उनके जो वलीदा है, उनके जो पेरेंट्स है, को बहुत सारे महिलाएं हैं वो लिस्ट में हैं। और इनको अगर आप एक फेयर अपॉर्चुनिटी आप देते हैं फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में तो अपना नागरिकता प्रमाण कर पाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि फॉरेनर गया कहाँ फिर? तो जैसे मैंने बोला कि कल एक टॉक शो में था, टीवी शो में, तो उन्होंने जो यहाँ का जो बड़ा संगठन है उसका प्रेसिडेंट बोल रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने ये बोला है कि श्री प्रकाश जायसवाल ने पार्लियामेंट में बोला कि 50 लाख असम में बांग्लादेशी है।
तो मेरा तर्क इसमें यह है कि एक तो वो स्टेटमेंट विड्रॉ किया, उन्होंने काउंटर किया कि नहीं पॉलिटिकल प्रेशर के लिए विड्रॉ किया, जो भी हो, मेरा तर्क यह है कि श्री प्रकाश जायसवाल को कैसे पता चला कि 50 लाख यहाँ पे? उनका कोई काउंटिंग मशीन था? वो बॉर्डर में बैठे थे, जिन्होंने भी जो भी प्रोपागंडा चलाया कि 60 लाख 70 लाख 2 करोड़ 3 करोड़ जो भी नंबर है, कैसे आपका क्या एम्पिरिकल डाटा है आपके पास, आपका वो प्रक्रिया क्या है? बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि ये हियर से था, ये लोगों से हमने सुना है। वो एस.के. सिन्हा 1997 98 में गवर्नर हुआ करता था यहाँ पे, उनका एक बहुत ही जो मतलब वेरी कम्युनली कलर्ड एक उनका रिपोर्ट था। उन्होंने भी बोला कि इतने लोग यहाँ से आए, तो बोला कि आपने किससे बात की? बोला कि मैंने ये अफसर से बात की, वो अफसर से। अब अफसर लोगों को कैसे पता चलेगा कितना बांग्लादेशी है कि कितना नहीं है? उस पर से वो एम्बेसडर से भी बात किया, जो बांग्लादेश का जो आई थिंक हाई कमिश्नर था, और उन्होंने एक बात बोला है कि ये जो मुस्लिम डोमिनेटेड जो राज्य डिस्ट्रिक्ट्स है असम में, तो एक टाइम आएगा जो बांग्लादेश के साथ मर्ज करने का एक डिमांड आएगा। तो ये इतना आउटरेजियस बातें हैं, इतना कम्युनली चार्ज बातें हैं, तो ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट में भी आ गया। तो ये जो फेक नैरेटिव है, वो एक एस्टेब्लिश नैरेटिव बनते चला गया, लेकिन इसके साथ ग्राउंड रियलिटी के साथ कोई संपर्क नहीं है, कोई भी संपर्क नहीं है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये एरोशन के लिए बहुत सारे लोग जो है सरकारी लैंड पे बैठे जाके सेटल हुए, फॉरेस्ट लैंड पे जाके सेटल हुए। मैं ये मानता हूँ कि देखिए जो फॉरेस्ट एक्ट जो लाए थे, शेड्यूल, लंबा सा नाम है, शेड्यूल ट्राइब्स फॉरेस्ट एक्ट बेसिकली, जो 2006 जो कानून है, उसमें से आपको एक शेड्यूल ट्राइब का जो लोग है, जो अनुसूचित जाति का जो लोग है, उनका एक एक्सक्लूसिव राइट है फॉरेस्ट जमीन में। और जो अदर फॉरेस्ट ड्वेलर है, OTFD जिसको कहा जाता है, अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर, उनका राइट्स तब आएगा जब वो 3 जनरेशन प्रूफ कर पाएंगे। 3 जनरेशन, एक जनरेशन का 25 साल होता है, 75 साल आपको प्रूफ करना पड़ेगा, तभी जाके आपका फॉरेस्ट लैंड में राइट आएगा। तो सपोज अगर कोई फॉरेस्ट लैंड में बैठा हुआ है, तो कानूनी तौर पे अगर वो 25 साल 75 साल नहीं प्रूफ कर पाता है, तो उनको वहां से हटाना पड़ेगा कानूनी तौर पे। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। कोई ट्राइबल बेल्ट है, अगर वहां पे लोग जाके बैठते हैं, नॉन ट्राइबल लोग, उनको भी वहां से हटाना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन इस प्रकार से क्यों? जो अभी जो असम में हो रहे हैं, मुख्यमंत्री खुली तौर से कह रहा है कि जो इंडिजिनियस लोग जब एंक्रोच करते हैं, हम उनको एंक्रोचर नहीं मानते हैं, हम उनको एंक्रोचर नहीं मानते हैं। वो डायरेक्टली बोलता है कि मैं बिहारी को, बंगाली को तो नहीं एविक्ट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एविक्ट किया, जो जहाँ पे क्या वहाँ पे ज्यादातर मुसलमान लोग हैं। तो जब भी, और ये पूरे आज के डेट में असम में मतलब मुख्यमंत्री खूब बोलता है कि मैं इसको और भी एक्सप्लोसिव में देखना चाहता हूँ सिचुएशन को, विस्फोरक जो इसमें जो शब्द है, हिंदी में भी है। हाँ, हिंदी विस्फोटक, आई थिंक हिंदी का भी वही शब्द है। तो एक मुख्यमंत्री इस प्रकार का बातें कैसे कह सकते हैं? वो अक्यूज कर रहा है कि अपर असम कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बंगाली मुस्लिम जाके सेटल हुए, तो बोल रहा है कि ये लैंड जिहादी नहीं, असम के खिलाफ एक जिहाद है। बोल रहा है कि डेमोग्राफिक इन्वेशन है ये। अब देखिए, कानून ये है, आप संविधान उठा के देख लीजिए 19(1)(e) कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज द राइट टू सेटल एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो कानूनी तौर पे तो वो जायज है, और वो ये मानता भी है कि ऐसा कोई कानून में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो हम इसको रोक सकते, तो हमारा लोकल हमें लाना पड़ेगा। और वो बोलता है कि आप लोग इनको रेंट पे मत दो, घर रेंट पे मत दो। और उसके बाद एक कुछ बीजेपी स्पॉन्सर्ड कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, अब घर घर में घुस रहा है कि मियाँ भगाओ करके एक मूवमेंट चला रहा है। तो इतना कम्युनली चार्ज एटमॉस्फेयर है। लेकिन मैं आभारी हूँ इस राज्य के लोगों की
कि इतना प्रोवोकेशन के बाद भी कोई प्रोवोक नहीं हो रहा है। ज्यादातर लोग शांति का बात कर रहा है, ज्यादातर लोग बोल रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन ये कुछ चुनिंदे इन्होंने चेरी पिक करके कुछ ऑर्गेनाइजेशन को ये बैक करके ये सब काम कर रहा है। और एक जो है कि इंडिजिनियस लोगों को बंदूक देना, उनको बंदूक दिया जाएगा, बोल रहा है कि कुछ एरियाज जो है उन्होंने ये मुस्लिम जिसमें मुस्लिम लोग ज्यादा है, बोला कि वल्नरेबल एरियाज। मैं इनसे बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आप आंकड़ा दीजिए कि इस एरियाज में से कितना नॉन मुस्लिम के ऊपर अटैक हुआ है। वो नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। एक मतलब आप वहीयत का लिमिट देख लीजिए। एक एविक्ट हुआ था तो उन्होंने एक रैंडम सा बंदा, उसका नाम ना कोई जानता है, प्रोबेबली कोई बीजेपी का ही, मतलब बीजेपी का आदमी ने उसको बोला होगा या कुछ पैसे दे के हो सकता है इस तरीके से। उन्होंने बोला कि हमें मियाँ लैंड चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स है, बहुत सारे ट्राइबल लोगों के ऑटोनोमस संविधान के 6 शेड्यूल के एरिया बहुत ज्यादा है। तो उस हिसाब से उसने प्रोबेबली वही नैरेटिव को उसने बोला कि यहाँ पे मियाँ लैंड का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है मियाँ मुसलमानों में कि कभी ये बोला है कि हमें इस प्रकार के कोई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट चाहिए। वो अनप्रेसिडेंटेड है, और उसको लोग बोलते कि देखो संविधान में जो अधिकार है वो हमको दे दो। 6 शेड्यूल जनरल मुसलमान के लिए नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता इस प्रकार के। तो संविधान के बाहर जाके कोई क्यों कुछ मांगेगा? जिन लोगों को, जिन शेड्यूल ट्राइब को ये चाहिए वो डिमांड कर सकता है, मुसलमान तो नहीं कर सकता है। एक रैंडम सा बंदा जिसको कोई जानता नहीं है, वो लेकर हर ये जो बीजेपी और उनके प्रॉक्सी से मुख्यमंत्री तक उसके ऊपर बात कर रहा है कि हाँ मियाँ लैंड तो मिलेगा, बांग्लादेश में मिलेगा, यहां तो नहीं मिलेगा। देखिए किस प्रकार के लोगों को ब्रेन वॉश कर रहा है, किस प्रकार एकदम वो जो कहते हैं ना कि मतलब राय का पहाड़, ये राय का पहाड़ नहीं, आई थिंक ये तो राय का हिमालय से भी ऊंचा वो बना रहा है, माउंटेन बना रहा है बिल्कुल। इसमें जो ज्यादतियां हुई है अमन, इनके साथ जिनको कटघरे में खड़ा किया, इनसे कहा गया कि साबित करो, जिनके केस आप लड़ते हैं, तो उनमें से कुछ आप बता पाएंगे कि कैसे और किस तरह का उनके लिए किस तरह का नाइटमेयर या एक बुरा सपने की तरह जिंदगी कैसे बदल गई होगी? देखिए अगर आपका नागरिकता चला जाता है तो यू लूज ऑल द राइट्स। सिटीजनशिप इज गेटवे टू हैव ऑल द राइट्स, राइट टू हैव राइट्स। तो अब तो नागरिक को ही अपने अधिकार के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है। अब जब आप नागरिक नहीं है तो आपके साथ क्या हो सकता है? आप डिटेन हो सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 7-8 साल 9 साल तक डिटेंशन में रहा है। तो ये आई थिंक लफ्जों में इसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। जो एक तो है आपका द फियर ऑफ लूजिंग सिटीजनशिप। जब एनआरसी का प्रक्रिया हो रहा था, ऐसे ही चार्ज एटमॉस्फेयर थे, तो the fear of losing citizenship made a lot of people to commit suicide, to die by suicide. commit गलत शब्द है, to die by suicide। अपना जान लोग कब लेता है? तो अगर आप नागरिकता चला जाता है तो आपको क्या होगा, ये सब सोच के ही लोग। तो और इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं, एक तो एसमिस हिंदू भी थे, बंगाली हिंदूज भी थे इसमें। तो और सबसे बड़ा कैजुअलिटी ये है इसमें कि मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण देना चाहूंगा। तो क्योंकि मैं मैं काफी सारा डिस्ट्रिक्ट में मैं काम कर रहा था एनआरसी के दौरान 2015 से 19 तक। तो 2018 में जब कंप्लीट जो ड्राफ्ट आया था उसमें 40 लाख लोग बाहर थे, तो उसमें से एक प्रोफेसर था, बंगाली हिंदू प्रोफेसर तेजपुर के। तो ज्यादातर मुझे बहुत सारे फोन आते थे उस टाइम पे कि कैसे कैसे फॉर्म फिलअप किया जाता है, कैसे क्या रूल्स है। तो और सभी असमीज या बंगाली में बात करते हैं या हिंदी में, कुछ हिंदी भाषी भी थे, हिंदी में बात करते हैं।
तो ये फोन मेरे इंग्लिश में बात करते थे, प्रिस्टिन इंग्लिश. So this is a mathematics professor. He was 77-year old then. So he called me. He said he's a Bengali Hindu professor, retired. He said, Aman, are you? I said, yeah, I'm a lawyer. He said, I got your number. Can you help me? I said, how do I help you, sir? He said that my name is not in the NRC draft, and now I have been issued a notice to submit my biometrics. तो वो बायोमेट्रिक सबमिट करना वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एसओपी था और वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रेटिफाई किया था. तो मैंने बोला कि सर देखिए, इफ यू हैव कॉल्ड ए लॉयर, माय हम्बल सजेशन वुड बी टू गो एंड सबमिट योर बायोमेट्रिक्स, अदरवाइज योर नेम विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द एनआरसी. तो एक पॉज आया और वो रो दिए, मतलब हिज वॉइस क्रैक्ड. जब लोग रोते हैं शुरुआत में तो कैसे टीयरिंग अप होता है. He said, I can't do this. It hurts my dignity. It hurts my dignity. और बार-बार बोल रहे थे वो. And this was the first time. तब मैं 2018 की बात कर रहा हूँ और मैंने 14 से यहाँ पे काम शुरू किया. 3 साल में दिल्ली में था. तो मुझे कभी किसी ने डिग्निटी के बारे में बात नहीं किया. मैं संविधान पढ़ता हूँ और संविधान में मैंने ये सब बात पढ़ा है डिग्निटी की, लेकिन तब तक ये जो शब्द है डिग्निटी, मर्यादा, मुझे हिट नहीं किया था. मेरे साथ भी कुछ पर्सनल इंसिडेंट हुए और मैं बहुत ट्रॉमेटाइज्ड हुआ, लेकिन तब मेरे को पता नहीं कि मेरा डिग्निटी हर्ट हो रहा है. लेकिन उस दिन मैंने बोला कि ये डिग्निटी के बात क्यों कर रहा है, तो आई वाज नम. वो फोन काट दिए. फिर आई मेड ए पॉइंट, मैं उनके घर जाऊं, मैं उनसे मिलूं. मैं तो ही वाज प्रोफेसर ऑफ दरंग कॉलेज, जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेजेस ऑफ असम. मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे और वो 17 साल पहले वो रिटायर हुए थे. और मैं उनके घर गया तो बहुत साइंस फिक्शन नॉवेल वगैरह थे. और जो लोग जब किताब पढ़ते हैं तो उसके क्या होते हैं, किताब के बीच में आपका बुक टैग होते हैं. मेरे पास कोई बुक था, मैं आपको दिखा था कि बुक टैग होते हैं, तो आपको लगता है कि बहुत पढ़ाकू इंसान है. और आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट मेड हिम ब्रेक डाउन. तो आप सोचिए कि उनका स्टूडेंट प्रोबेबली वर्ल्ड के हर जगह पे होगा. उनका जो साथ में जो प्रोफेसर जो इकट्ठे काम करते थे, बहुत सारे लोग अलग कम्युनिटी के हैं, इंडिजिनस कम्युनिटी के हैं, उनको ये नोटिस नहीं आया, लेकिन ये बंगाली हिंदू प्रोफेसर को आया, जो यहाँ पे बॉर्न ब्रॉट अप हियर. हम लोग क्या बोलते हैं कि टीचर जो है वो देश का बैकबोन है ना. तो रीढ़ का हड्डी है वो. लोगों की लाइफ लोगों की बनाने में मदद कर रहा है, करियर बनाने में मदद कर रहा है. वही बोल रहा हूँ कि वो, और वो भी गणित, मतलब वो भी कोई भी ऐसा विषय नहीं जो गणित हमारे बिल्कुल लाइफलाइन की तरह है. बिल्कुल प्रोफेसर है. अब उसका आप मानसिकता आपको समझना पड़ेगा कि किसी को नहीं आया, शायद जो नोटिस भेजा जो ऑफिसर है प्रोबेबली कभी उसका स्टूडेंट भी होता होगा. अब उनके सामने जाके उनका बायोमेट्रिक्स देना पड़ेगा. तो देखिए, ये जो देश का जब निर्माण हुआ था, और वो जब संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो डिबेट एंड डिस्कशन हुआ, वो 3 साल में नहीं हुआ है, वो बहुत पहले से हुआ. उमेश चंद्र बनर्जी जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म किए थे, धीरे धीरे ज्यादातर जो पेस हुआ वो आई थिंक 1921 जब गांधी जी अफ्रीका से आए, तो पूरा पैराडाइम शिफ्ट हुआ था कांग्रेस मूवमेंट का. और जैसे मैंने आपको बताया नेहरू रिपोर्ट में, तो नेहरू रिपोर्ट इज ऑलमोस्ट लाइक द फंडामेंटल राइट चैप्टर जो है वो नेहरू रिपोर्ट ही है बेसिकली. तो हमारे जो फाउंडिंग फादर्स है, देश जिन्होंने निर्माण किया, उनका प्राइम गोल था कि इस देश में हर कोई डिग्निटी के साथ रहे. जो भी कानून बनता है वो लोगों के वेलफेयर के लिए होता है. आप क्या बोलते हैं, बीजेपी सरकार क्या बोलते हैं, हमने ये रास्ता बनाया, हमने ये इंस्टीट्यूशन बना. क्यों बनाते हैं आप? लोगों की जिंदगी बेहतर करने के लिए ना, है कि नहीं? आप जो ऊपर सैटेलाइट भेजते हैं, क्यों भेजते हैं? क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छे हो. अब ये सब दिखावा के लिए ये लोग करते होंगे, बट एट द एंड गोल क्या है? गोल है कि लोगों का जिंदगी बेहतर हो. मतलब क्या? जनतंत्र जब हम कहते हैं तो जन उसके केंद्र में हो बजाय, तो अब तंत्र केंद्र में है. और जनता को तो खैर जो है, जहां देखो, मतलब एक तरह से बुलडोज किया जाने की जो टेंडेंसी है कि आपको बाय डिफॉल्ट अगर आप यहाँ पर हैं तो आपको तंग किया ही जाएगा. उसके बाद आपके ऊपर है कि आप इससे कैसे बाहर निकलते हैं. करेक्ट. So ultimate aim was to make people live with dignity. Everyone have a dignified life.
सो जो एंटायर प्रोसेस है, मुख्यमंत्री, असम के जो मुख्यमंत्री है वो सबसे बड़ा वायलेटर है राइट टू लिव विद डिग्निटी का। जिस तरीके से वो गाली गलौज करते हैं, जिस तरीके का भाषा वो यूज करते हैं, ये बिल्कुल शोभा देना, आई मीन ये बहुत छोटी बात है कि शोभा नहीं देता है। ये दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ही इज वर्किंग अगेंस्ट एवरी प्रिंसिपल्स एनश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो पूरे प्रोसेस ऑफ एविक्शन देख लीजिए, नागरिकता देख लीजिए, जो भी हो, आप बोल रहे कि ये एरियाज वल्नरेबल है, मतलब आप हर चीज पे आप डाउट कर रहे हैं, हर किसी के आप डाउट कर रहे हैं। मैं जहां पे 100% मुसलमान लोग हैं, वहां पे अगर कोई एसएमएस टीचर है, उनको सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है उनको, और ये बोलता है कि अरे वो तो ट्रांसफर के लिए अप्लाई करते हैं, उनको सताया जाता है, तंग किया जाता है। बकवास है, झूठ है। एक ऐसा इस तरीके से नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि ये लोग खतरनाक है, पीपल आर डेंजरस। कोई डेंजरस नहीं है। दुनिया भर के झूठ आप बोलो सुबह से लेकर शाम तक, एक इमेजिनरी एनिमीज, इमेजिनरी फियर्स, इमेजिनरी इश्यूज, सब काल्पनिक है। कोई किसी का दुश्मन नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, ये दुश्मन फ्रेम किया जा रहा है। तो ये प्रोसेस में सबसे ज्यादा जो बड़ा जो इसमें कैजुअलिटी है वो राइट टू लिव विद डिग्निटी का कैजुअलिटी है। आप किसी भी, मैं अपने बात में लाना नहीं चाह रहा था क्योंकि हम लोग असम के बारे में बात कर रहे, मैं क्लास 11 में था, तब तक मेरे को भी, मैं गांव में था, ज्यादातर मैं क्रिकेट खेलता था गांव में। और आप कैसे बड़े होते, जन गण मन, स्कूल में आप वही तिरंगा लगा, तो ये जो पैट्रियोटिज्म है वो आपके अंदर से आते हैं, आपको सिखाया नहीं जाता, आप देख के सीखते हो। आप रेडियो बजाते हो, जो गाना आते हैं, जो किताबें पढ़ते हो, जब आप पढ़ते हो नेहरू जी, गांधी जी के बारे में, आप खुद ब खुद आप पैट्रियट हो जाते हो। आप भगत सिंह के बारे में, सरदार पटेल, दूरदर्शन में जो मिले सुर मेरा तुम्हारा, जैसे क्लास 10 तक आपको ये सब बुनियादी बातें आपको पढ़ाया जाता है। तो आपको, आपके दिल में वो एक ही देश होता है, वो भारत, राइट? एक ही देश होता है भारत, और आप बेइंतहा उससे मोहब्बत करते हो। कोई आपको बोलता नहीं कि ये हमारा इंडिया है, हम आई शुड लव इंडिया, नो, ये सिखाया नहीं जाता, ये नेचुरली होता है। और मैं जब गुवाहाटी आया, मैं क्लास 11 में था, तो मेरा बैचमेट ने तो पहली बार मेरे को बांग्लादेशी कहा, जो मैंने आपको बोला कि आई वाज वेरी ट्रॉमेटाइज्ड एंड दैट चेंज्ड द कोर्स ऑफ माय लाइफ। एंड later on when this 77-year-old man he broke down saying that it hurts my dignity, तो तब से मेरा ये जो रिसर्च है मेरा, अभी भी I try to understand human dignity, and then now I realize it was my dignity which was hurt then. बहुत सारी ये जो बच्चे हैं जो अभी स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज में हैं, आप इनको क्या सीख दे रहे हो? आप इनको किस तरीके से ट्रॉमाटाइज कर रहे हो? मियाँ को भगाओ। आई मीन एक राज्य में इस तरीके की चीजें होना चाहिए, एक सिविलाइज्ड नेशन में। और हम म्यांमार नहीं है, हम अफगानिस्तान नहीं, हम पाकिस्तान नहीं, हम बांग्लादेश नहीं है। हम जैसे जो देश का जो संविधान होता है ना, उसका 19 इयर्स जो एवरेज उसका लाइफ स्पैन होता है संविधान का। जो वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो वो 19 साल होते हैं। हमारा अडॉप्शन हुआ था 1949 में 26 नवंबर, बीच में कुछ अमेंडमेंट आए, बट संविधान रहा है हमारा। जो ये उस देश में हो रहा है जिस देश का संविधान प्रोबेबली दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है। अब जो एक पेज आप पढ़ते हो ना, दैट इज द वाइजेस्ट पेज, जो प्रीएम्बल हमारा है, द वाइजेस्ट वर्ड्स, जो जितना विजडम वहां पे है वो एक पेज में तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। उस देश में अगर इस तरीके की चीजें होते हैं, गांधी के देश में, टैगोर के देश में, नेहरू के देश में, स्वामी विवेकानंद के देश में, आप विवेकानंद का आप शिकागो एड्रेस उठा के पढ़ लीजिए आप, उसमें से एक पैराग्राफ है तो वो बोलता है बिगोट्री के बारे में, ये कम्युनलिज्म, सेक्टरिज्म के बारे में। और ये स्वामी विवेकानंद का ये भाषा है, लैंग्वेज है कि सभ्यता को अंधेरे तक ढकेल देता है। ये इट हैज डिस्ट्रॉयड सिविलाइजेशन। ये जो बिगोट्री है, कम्युनलिज्म है, सभ्यता को, सिविलाइजेशन को तबाह कर दिया। आप किसके बारे में बात करते हैं? आप किस
मतलब ये सब बातें जो है ये सिर्फ संविधान के खिलाफ नहीं है, ये हमारे सिविलाइजेशन के खिलाफ है। परसों नरसों जो है दिल्ली पुलिस जो है वो बांग्ला को कह रही थी कि ये बांग्लादेशी वहाँ की भाषा है। बांग्लादेशी नेशनल लैंग्वेज है, तो वो लिखा है, तो फिर आप जो है मतलब ये एक नया मतलब हम एक रोज जो है एक नए लेवल की उसको बोलते हैं बेवकूफ़ी या एक सररियल पर वेरी ट्रेजिक लेवल पे चीज़ों को लेके जाते हैं देखिए और हमें देखिए इस बात मैं का एहसास भी ये नहीं है। ये बेवकूफी नहीं है, ये इनको लगा कि अगर हम लोग ये वर्ड यूज करेंगे तो आउटरीच होगा। इनका जो प्रोपेगेंडा मैकेनिज्म है ना, तो ये वोकेबलरी में कुछ शब्द, जैसे यहाँ पे हौंदेजुक्त, संदेह के घेरे में, यहाँ पे हौंदेजुक्त एक वर्ड है, विदेशी एक वर्ड है, बांग्लादेशी एक वर्ड है। तो जो हमारा जो जो पहले हम बोलते थे प्राइम टाइम, है ना, एयर टाइम बोलते थे, आपको पता होगा, आप उसी जी। प्रोफेशन में रहे। आजकल हम लोग स्क्रीन टाइम बोलते हैं, है ना। तो स्क्रीन टाइम में ये सब जो वर्ड्स है ये इन्फ्यूज होना जरूरी है इनके लिए। अभी देखिए सब, ममता बनर्जी से लेके महुआ मत्रा से लेके गौरव गोगोई जी का आप ट्वीट उठा के देख लीजिए, हर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है। तो इनका जो नैरेटिव है कि बांग्लादेशी वर्ड इन्फ्यूज होना चाहिए, आपके जहन तक जाना चाहिए, क्योंकि इनका जो टारगेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये उनको सपोर्ट कर रहा है, उनका नैरेटिव को सपोर्ट कर रहा है। तो ये मैं आपके साथ थोड़ा सा मैं आई वुड लाइक टू बेग टू डिफर कि ये बेवकूफी नहीं है, ये बहुत शातिर दिमाग यूज करके ये सब काम कर रहे हैं। नहीं, पर उसमें एक तो ये कि जहाँ पे पॉलिटिशियंस ऐसे कर रहे हैं, जहाँ पे अभी तक उनको फ्रिंज के व्यक्ति समझते थे, अब जो है ये मशीनरी के ज़रिए ये सब हो रहा है। आपकी करेक्ट। अदालतें में लोग ऐसे हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। पुलिस जो जो दरअसल संविधान के नाम पे सरकारी तनख्वाह लेके ये बात कर रहे हैं। तो मैं ये मेरा 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 मतलब ये था कि ऑफ कोर्स ये तो बाकी तो जो हो रहा है उसको तो आप ठीक है कि आप जानते हैं कि ये इसमें एक प्लान है और उसमें उसका एक पूरा एल्गोरिदम ड्रिवन मैकेनिज्म। पर दूसरी फिर जो बात है इस बीच में कि ये जो हम मैं पीछे और भी बात कर रहा था, तो ये जो हिंदू पाकिस्तान की जो बात है, कि जो कुछ पाकिस्तान में हो चुका वहाँ की माइनॉरिटीज के साथ, क्या हम हिंदुस्तान में अब उसको उस तरह से बहुत एक्टिवली एग्रेसिवली होता हुआ देख रहे हैं? देखिए देखिए किसी भी देश में, जैसे मैंने आपको बताया कि माइनॉरिटीज के ऊपर ये परसिक्यूशन ज्यादा होते हैं, बट मैंने आपको ये भी बताया कि हम पाकिस्तान नहीं है, हम बांग्लादेश नहीं है, हम म्यांमार नहीं है, हम श्रीलंका नहीं है, हिंदुस्तान है। तो वहां पे अगर कुछ गलत हो रहा है, आप भी यहाँ पे गलत करेंगे, वो अलाउड नहीं होगा। देश ये देश संविधान के हिसाब से चलेगा, और जो ब्रिटिश हुकूमत से जो हमने आज़ादी हम लोगों ने छीना है, ये हम वो हिंदू पाकिस्तान बनाने के लिए नहीं छीना गया था। ये जो प्रोसेस था, आप मुस्लिम लीग का प्रोसेस देख लीजिए। हालांकि उनके और आरएसएस के बीच, हिंदू महासभा के बीच में काफी अच्छा मतलब अलायंस भी थे। ये इनका आइडियोलॉजी पूरा अलग था पाकिस्तान का। ये मौलाना आजाद को द शोभा ऑफ द कांग्रेस बोलते थे, और जो भी मुसलमान इनके खिलाफ थे उनको तो ये मुसलमान ही नहीं समझते थे। जिस तरीके से इनका रवैया रहा है, आप मुस्लिम लीग का पूरा आप इतिहास उठा के देख लीजिए, इनका आइडियोलॉजी हमसे बिल्कुल ऑपोजिट है। इसलिए वो धर्म के नाम पे देश बना, जो कि और वो 20 साल तक 20 साल तक नहीं चला, वो 22 साल में खत्म हो गया वो देश, धर्म के नाम में जो देश बना था। तो ऑफ कोर्स वो कभी यूनिफाइंग फोर्स था ही नहीं रिलीजन, वो तो लोग एक दिखावा था। और ज्यादातर लोग कौन थे? अमीर लोग थे, जो एलिट क्लास के जो कुछ मुसलमान थे, उनका अपना संपत्ति बचाना था। उनको जिन्ना जैसे कुछ बेगैरत लोग थे, उनको अपना पावर चाहिए था। इस चक्कर में आके उन्होंने ये किया है। तो कंपैरिजन कभी हो ही नहीं सकता। मुझे तो पता भी नहीं है कि पाकिस्तान या बांग्लादेश में संविधान है कि नहीं, और कितने बार इनका चेंज हुआ है।
लेकिन उनके साथ हमारा तो कंपटीशन का ही हो ही नहीं सकता। तो मैं आखिरी में एक सवाल ये पूछ रहा था मन की ये आप जो जैसे हैं खुद को अगर आप देखें इस देश में इस समय में जहाँ आप रह रहे हैं, जो आपकी लड़ाइयाँ हैं, जहाँ पर आप एक वकील भी हैं, ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं, आप खुद एक असम में बांग्ला बोलने वाले मुस्लिम की तरह शायद देखे जाते हैं। तो आप इसमें पूरी उम्मीद और यकीन और गैरत, जो गैरत यानी जो डिग्निटी जिसको आप बोलते हैं, तो उसमें आप कैसे देखते हैं अपनी लड़ाई को और इस समय के हिंदुस्तान को? देखिए, चैलेंजेस तब भी थे, कोई हमारा कोई कोई राइट्स नहीं था जब ब्रिटिश यहाँ पे शासन करते थे। और वो कहते थे कि दुनिया का सबसे पावरफुल वो एक रिजिम था, द सन यूज्ड नेवर सेट। उनको भी हमने हराया, और वो जो इथोस थे, वो जो वैल्यूज एंड प्रिंसिपल थे, फ्रेटर्निटी का, डिग्निटी का, लिबर्टी का, वो जो हमारा गोल्स थे, इक्वालिटी, सेकुलरिज्म, यही हमारा गोल थे, और यही हमारा वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स हमारे फाउंडिंग फादर्स के थे। अभी भी वही सब प्रिंसिपल्स, वही सब वैल्यूज, वही संविधान स्टेक में है। तो हमें उनसे सीख लेना चाहिए कि उन्होंने दुनिया के सबसे पावरफुल जो रेजिम थे उनको हराया। हमें अपना रिपब्लिक रिक्लेम करने का बहुत जरूरी है, और हमें संविधान को बचाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और मैं एक बात मैं जोड़ना चाहता हूं कि जब भी संविधान के बारे में ये कहा जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि संविधान ये लोग चेंज कर देगा, या बहुत सारी, इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। कोई मेजर 368 में अमेंडमेंट लाने की जरूरत नहीं है। एक ग्रैनविल ऑस्टिन का एक मशहूर किताब है संविधान के ऊपर, तो वो कहते हैं कि इट्स एन इनर्ट डॉक्यूमेंट, इट इज कंटिंजेंट ऑन हाउ इट इज वर्कड। अंबेडकर जी जब अडॉप्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, वो बोलते हैं कि अच्छे लोग आएंगे तो बुरा संविधान भी चलेगा, बुरे लोग होंगे तो अच्छे संविधान भी नहीं चलेगा। तो ये संविधान ये चेंज नहीं करेगा, ज्यादा मेजर अमेंडमेंट शायद नहीं लाएगा। ये सिर्फ संविधान का अवमानना कर रहा है। दे आर जस्ट नॉट फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जस्ट वायलेटिंग एवरी प्रिंसिपल एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे सामने गोल है कि जो सैक्रिफाइस हमारे फाउंडिंग फादर्स ने किए थे, जो सपना भारत, जो उनका जो सपने का जो हिंदुस्तान है, हमें उसको बचाना है। और हर लोगों के लिए एक जो लाइन है, मैं उसको बोलना चाहूंगा, जो प्रीएम्बल में मेरे फेवरेट लाइन है, फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो फ्रेटर्निटी जो कि बंधुता, हिंदी में आई थिंक बंधुता उसको कहा जाएगा, तो दैट विल अश्योर द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये जो सरकार है, इनका सबसे बड़ा हमला जो है वो बंधुता के ऊपर है, कि हम और आप हम लोग बटे रहे। आप शायद हिंदू फेथ प्रोफेस करते हैं, मैं मुसलमान फेथ प्रोफेस करता हूं, हम लोग बटे रहे, हमारा बंधुता खत्म हो जाए, तभी जाके ये लोग सक्सेसफुल होगा। हमारा मेन जो हमारा गोल है, हमारा फ्रेटर्निटी को, हमारा बंधुता को, हम जो भाई भाई की तरह अगर हम लोग रहे, तब वी कैन अश्योर द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये जो लड़ाई है संविधान को बचाने का, हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे उनका जो सपने का जो भारत है उसको बचाने का जो लड़ाई है, वो हमें लड़ना पड़ेगा। सही बात। तो बहुत शुक्रिया इस बारे में बात करने के लिए। हम लोग आगे भी बात करेंगे, क्योंकि ऐसा लगता तो नहीं है कि असम की कहानी जो है एकदम से बदलने वाली है। जो चीज चल रही है, ज्यादतियां जो हो रही हैं, वो अभी और हो ही रही हैं और कम होती नहीं दिखलाई पड़ती। हालांकि आप लोग लड़ रहे हैं उसके लिए, और जो असम में हो रहा है वो अब बाकी राज्यों में भी वो मॉडल जो है वो अमल में आता हुआ दिखलाई देने लगा है, जैसे वो चाहे बिहार है। 30 सेकंड में आपका लेना चाहूंगा मैं कि थैंक यू कि एटलीस्ट आप लोग बात तो कर रहे हैं कि असम में क्या हो रहा है। पहले तो आप लोग बात भी नहीं करते थे, तो आपने जो बोला कि जो असम में होता है, कल जाके
तो the same thing is haunting the entire country now. So thank you that I have at least बिल्कुल, talked. हाँ, मतलब जैसे कि हाँ, मतलब जैसे मणिपुर में इतना कुछ इतने समय से चल रहा है, पूरे भारत में लगभग मैं रतन ध्यान साहब का इंटरव्यू सुना था, बोला कि वो मौसम समाचार भी कलकत्ते में आके रुक जाता है, नॉर्थ ईस्ट के बारे में कोई बात नहीं करता। तो ये जो जरूरी है हर हर भारत, हर हिंदुस्तानी के लिए, और खासतौर पे हिंदी भाषी के लिए समझ पाना कि हिंदुस्तान के बाकी जगहों पे क्या हो रहा है, और वो उनका दरअसल एक, अगर हम इसको एक हिमंता बिस्वा शर्मा जो कर रहे हैं असम में, वो एक बड़े प्रोजेक्ट की तरह वहाँ पे जो हो रहा है, ये लगभग पूरे देश में लागू किए जाने की एक तरह का प्रिल्यूड है, जहाँ पे आप वो आगे भी लागू किया जाएगा और एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट की तरह, और फिर वो आप देखेंगे वो किस-किस अलग-अलग तरह से होता है। बिहार में जो हो रहा है इस समय, उसको लेकर पहले से ये सवाल उठने लगे हैं। बंगाल में लोग पहले से सड़क पे उतरने लगे हैं इसी सवाल को लेकर। तो हमें इसलिए असम को ज़्यादा बारीकी से समझने की ज़रूरत है, और अमन, आपने जो इसके लिए जो हमसे बात की, इसके लिए बहुत शुक्रिया, और हम आगे भी इस बारे में बात करते रहेंगे। आपको ये बात अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने हमख़याल लोगों से, जो लोग हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, भारत से प्यार करते हैं और एक संवैधानिक भारत देखना चाहते हैं, तो उनके साथ ज़रूर इसको साझा करिए, ताकि ये बात थोड़ी-सी आगे बढ़ सके और कुछ और लोगों तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख़याल रखिए। नमस्कार।